Hello everyone. Today we will discuss India's extreme income inequality. And this is extremely important topic. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटरव्यू के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ एक नागरिक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिटीजन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट या आपके स्टैटिस्टिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू थिंक दैट हाउ सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लाइट ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022. और ये जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ये रिलीज करती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. इनके पास अपना वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस भी है जिसमें इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्रीज का जो है पूरा एनालिसिस कर रखा है, और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चार्ट्स देखने को मिलेंगे. इस वीडियो में भी सारा डेटा जो है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से ही लिया गया है, साथ ही साथ कुछ ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लिया गया है. इनइक्वालिटी को कम करने, खत्म करने, इन सब की बातें हमेशा से होती रही जब भी हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की. तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लास्ट माइल, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इंक्लूड करने की हम बात करते हैं. महात्मा गांधी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक सबने अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय, वो भी यही कॉन्सेप्ट था. इंक्लूड करने की कोशिश तो हम करते हैं, पर समाज में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनसे ये इतनी विकृत रूप आ गया है समाज में, राइट? वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. और ये जो बैकग्राउंड में जो फोटो हमने ले रखी है ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल से ली है, जिसमें चैत्या इज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड, राइट, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, और उसका जो फादर है वो पूरी तरह डेट में चला गया एकदम. क्यों? क्योंकि जो पब्लिक क्लिनिक था उसमें वो सुविधाएं नहीं मिली जो चाहिए थी. ठीक है, और एक बार हेल्थ इश्यूज कायदे का अगर आ जाए तो ये तो आपको पता ही है कि सारी संपत्ति इंसान की उसी में उड़ जाती है. और साथ ही साथ सबसे जो एक चिंता की बात है, जो सोचने की बात है कि मतलब वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा फॉर एवरीथिंग, बट जब कभी बात आती है इनइक्वालिटी की तो फिर क्या हो जाता है? डेटा डिफिशिएंट हो जाते हैं हम. ठीक है, हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम लोगों के सामने डेटा हर साल आता है, बट हाउ दैट ग्रोथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी, ये नहीं आता है हमारे पास. ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं आगे. प्रोफेसर हिमांशु ये बात कहते हैं कि इंडिया के केस में ये और भी चिंता की बात है. What is particularly worrying in India's case is that economic inequality is being added to a society that is already fractured along the lines of caste, religion, region and gender. वो सोसाइटी जो ऑलरेडी धर्म, जाति, संप्रदाय है ना, इन सब में बटी हुई है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है, उसके ऊपर से उस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ऐड हो जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, तो ये ज्यादा समस्या की बात हमारे लिए हो जाती है, गंभीर बात हो जाती है. ठीक है, ये जो रिच और पुअर का गैप है ये बढ़ता जा रहा है, इसको कम नहीं कर पा रहे हैं हम. बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स आप देखते हैं, मतलब मल्टी स्टोरीज, बहुमंजिला इमारतें, और यहां देखिए उसके बगल में एक रोड जाती है, फिर बाउंड्री होती है, और फिर सब स्लम्स होते हैं. अगर एक मानवीय दृष्टि से देखिए तो दोनों तरफ रहते तो इंसान ही है भाई, इधर भी इंसान है इधर भी इंसान है. इनकी प्रोग्रेस इनकी डेस्टिनी, और इनकी गरीबी इनकी डेस्टिनी, ये थ्योरी ही गलत है एक्चुअली. ठीक है, इनकी गरीबी इनकी डेस्टिनी नहीं है, इनकी गरीबी इज ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. और बहुत से इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि दिस इज द आउटकम ऑफ कैपिटलिज्म. एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट था ना इनविजिबल हैंड वाला, जिसमें वो कहता है कि invisible hand will control the market, demand and supply will control and regulate the market themselves. ऐसा नहीं है भाई, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड. और तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हमने जो अडॉप्ट किया था वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था, राइट? अब हम लोग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिलहाल इनइक्वालिटी पे रहते हैं और देखते हैं आगे क्या है. देखिए, कोविड-19 की जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आई थी, जो पेंडेमिक का अटैक था, इसमें जो है इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत इंपैक्ट हुई है. क्या प्रभाव पड़ा है इनकम इनइक्वालिटी पे? दो तरीके का पड़ा है. एक, जो बिलियनर्स थे वो मल्टी बिलियनर्स हो गए, ठीक है, और जो जिनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस थी वो डेथ की तरफ चले गए, सुसाइड की तरफ चले गए. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ने तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर्च्यून्स बनाए, अनइमेजिनेबल ग्रोथ हुई. ठीक है भाई, आप एग्जांपल ले लीजिए उन कंपनीज का, फाइनेंशियल जो फिनटेक्स का, जो कोविड 19 के दौरान बूम करी थी. ठीक है, कितने बड़े बड़े पेजेस में ऐड आने लग गए थे.
ठीक है, और जो है, जो सड़कों पे जो मजदूर चल रहा था उसको पूछने वाला कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की जो एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज हैं, इनसे ग्लोबल पॉवर्टी का जो एम है हमारा, वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो इसको डिमिनिश करना पड़ेगा। तो ये इनइक्वालिटी मार देती है एकदम भाई। ठीक है, तो इकोनॉमी में सरकारों को ये चाहिए कि वो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड ना कर करके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान दें, ताकि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, चाहे उसमें आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजें लेकर के आए। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई इसमें। अब देखिए, इनकम इनइक्वालिटी अगर हम देखें 1951 से 2021 के बीच में, तो ये जो रेड लाइन है ये आपकी है टॉप 10% की। ठीक है, और ये आपकी जो लाइन है ये है बॉटम 50% की। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपको मिलेंगे ईयर्स, डिकेड्स, 10 ईयर्स का इंटरवल, और वाई एक्सिस पे आपको मिलेगा यहाँ पे शेयर ऑफ टोटल नेशनल इनकम। तो पूरे जैसे 1960 में जो बॉटम 50% लोग थे, उनके पास लगभग 18% के आसपास टोटल इनकम ऑफ नेशनल इनकम का प्रोपोर्शन था, और टॉप 10% के पास जो है वो लगभग आपका 38% था। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिए, ये गैप जो है टॉप 10% की इनकम और बॉटम 50% की इनकम के बीच में गैप कम हुआ, और ये 1984 के आसपास की बात है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि 1999 ऑनवर्ड, 1998 ऑनवर्ड्स जो है फिर ये गैप बढ़ना शुरू हो गया। ये एनालिसिस आपको सोचने पे और अपनी बात को कहने में काफ़ी हेल्प करेगी। अभी हम 2-3 फिगर्स और देखेंगे कि आप यहाँ पे ये देखिए कि टॉप 10% जो हैं उनकी इनकम और जो बॉटम 50% है उनकी घटना शुरू हो गई, इनकी बढ़ना शुरू हो गई, और ये गैप बढ़ता चला गया। ठीक है, इतनी सी बात थी इसमें। एक बात मुझे और याद आई, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कोविड के टाइम पे जो इनइक्वालिटी बढ़ी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बढ़ी है, और कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि इनइक्वालिटी थोड़ी घटी है। अब उनका लॉजिक क्या था? अब जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, बी की इनकम है इतनी, ए की इनकम है इतनी। ठीक है, तो इनका कहना है कि इसकी इनकम इतनी कम हो गई है कोविड के टाइम पे, और बी की इनकम जो है वो इतनी कम हुई है। भाई जो 100 रुपए कमाएगा उसकी क्या ही इनकम कम होगी, और जो 1 लाख कमा रहा है पर डे उसकी ज्यादा कम हो गई। तो इनका कहना है ये कि इस हिसाब से जो है इनइक्वालिटी कम हुई है। तो ये उसमें जो आर्गुमेंट दे रहे थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बेकार था ये आर्गुमेंट। बेसिकली इनइक्वालिटी बढ़ी है, कोविड 19 के इम्पैक्ट के बाद भी बढ़ी है। ठीक है, देखिए इस टेबल में टॉप 1% जो लोग हैं इंडिया के, ठीक है, उनके पास पूरी नेशनल इनकम का कितने परसेंट शेयर रहा है 1922 से 2021 के बीच में। तो देखिए एक्स एक्सिस पे दो दो डिकेड्स के अंतर पे ईयर्स लिखे हुए हैं, 1940, 1960, 1980, 2000। ठीक है, और यहां पे नेशनल इनकम का परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि टॉप के जो 1% लोग हैं, ठीक है, तो 1940 से पहले तो उनका लगभग 12.5-13% के आसपास उनके पास था। टोटल जो नेशनल इनकम है उसका 13% के आसपास उनके पास था। 1940 में लगभग इनका 18% के आसपास इनके पास हो गया। फिर धीरे धीरे फिर ये घटना शुरू हुआ, और 1984 में आते हुए बिल्कुल कम हो गया एकदम, मतलब 4-5% टोटल नेशनल इनकम किसके पास है? 1% के पास है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है एकदम। लेकिन 2000 से सिचुएशन एकदम खराब हो गई। ठीक है, ईयर 2000 से सिचुएशन एकदम अपोजिट हो गई और ये एकदम शूट अप कर गया। ठीक है, अब क्या है स्थिति यहाँ पे वर्तमान में 2021 में आते आते, कि अब आप देखिए कि लगभग 21% नेशनल इनकम का शेयर 1% लोगों के पास है। तो ये चिंता की बात है। फिगर आपने यहां देख ही लिया, तो आप इसको जो है कोट कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में जाने से पहले एक इनकम और वेल्थ का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने आगे जो है पूरा इनकम और वेल्थ के ही एस्पेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंस समझाया है। तो इनकम वही होती है जो आप सैलरी लेते हैं या आप कोई एक कंटिन्यूस वर्क करते हैं, उसके बदले में आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है इनकम की कैटेगरी में आती हैं। वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं आप अपनी लाइफ में एक कोर्स ऑफ टाइम में। ठीक है, चाहे आपने एफडी से इंटरेस्ट आ रहा हो या आपकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से आ रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया वेल्थ और इनकम में। तो वेल्थ पे तो लगता था वेल्थ टैक्स, जो अब अबॉलिश हो चुका है,
और इनकम पे तो हमें पता ही है कि इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये फिगर देखिए आप अपने सामने है, अभी मैं समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ग्लोबल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी है 2021 की, ठीक है, क्या बना दिया है दुनिया को ये आप देखिए ज़रा, ठीक है। बॉटम 50% को ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, ठीक है, तो बॉटम 50% ये हो गए और ये हो गए। फिर मिडिल 40% ये ग्रीन कलर हो गया, ये वाला, ठीक है। टॉप 10% को हमने बताया रेड कलर से, ठीक है, तो ये वाले हो गए भैया टॉप 10%। तो टॉप 10% के पास ग्लोबल वेल्थ कितनी है? 76%। इधर लिख लो भाई कि टॉप 10% के पास जो है वेल्थ है 76%, ठीक है, और टॉप 10% के पास इनकम कितनी है? 52%, ठीक है भैया, और इनकम हो जाएगी इनकी 52%। ये 10% की हालत है, ठीक है। बॉटम में जो 50% जनता है उसके पास वेल्थ है 2% और इनकम है 8.5%। तो आप इसको जो है ये भी आप याद ही हो जाएगा अब तो, कि भाई जो 50% जो बॉटम में है, बॉटम 50% उनके पास वेल्थ है 2% और इनकम है 8.5%। ये सच्चाई है, ठीक है। तो कहीं कोई बेसिक नीड्स के लिए परेशान हो रहा है, मर रहा है लिटरली, और कहीं जो है चीज़ें बहुत। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ये मैं लेके आया था एक्चुअली, इसमें एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, थील इंडेक्स। तो मैंने कहा कहीं किसी एग्जाम में पूछ दिया कि थील इंडेक्स क्या होता है, तो फिर इसको भी रख लेते हैं। ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी में खासकर एक देश के अंदर, उसके भीतर जो इनइक्वालिटी है वो, वर्सेस देशों के बीच में इनइक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन वर्सेस विद इन द कंट्री इनइक्वालिटी। तो लाल वाला है जो रेड वाला पोर्शन है, दैट इज विद इन द कंट्री इनइक्वालिटी। तो ये जो है इनइक्वालिटी 1920 से बढ़ना शुरू होती है अप टू 1980, एंड 1980 से शार्प डिक्लाइन आता है किसमें? विद इन द कंट्री इनइक्वालिटी एंड बिटवीन कंट्री इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये थील इंडेक्स हो गई, थील इंडेक्स, बस इतना बहुत है। तो भाई आ गए जरा हम लोग लॉरेंस कर्व पे। ये रहा हमारा लॉरेंस कर्व, जिससे अभी हम लोग मेजरमेंट करेंगे इनइक्वालिटी का। बहुत आसान है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और छोटे मोटे एग्जाम में तो नाम भी पूछ लेते हैं सिर्फ, ठीक है। एक बात मैं और ऐड कर दूं यहाँ पे कि जो आपका इनइक्वालिटी है, ठीक है, इट इज ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हमेशा इसके साथ कन्फ्लिक्ट में रहेगी। जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी उतनी कम इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जब तक कोजेनेट कर्व वाली थ्योरी कोई ना दे। वो क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इनइक्वालिटी जो है वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा इनकम इनइक्वालिटी, हमने देखा वेल्थ इनइक्वालिटी, ठीक है, और भी तरीके की इनइक्वालिटी होती हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, रेशियल इनइक्वालिटी, ठीक है। और समाज को तो मौका नहीं मिलता है, नहीं तो दो चार इनइक्वालिटियां और जोड़ के जो है वो उसमें भी बट जाए, ठीक है। बटना जो है प्रवृत्ति है मानव की, ठीक है। आगे आते हैं तो लॉरेंस कर्व पे आते हैं। लॉरेंस कर्व से मेजरमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का किसी भी इकोनॉमी में, और कितनी इनइक्वालिटी है वो मेजर करता है गिनी कोएफिशिएंट। तो जो गिनी कोएफिशिएंट है जो ये बताता है इनइक्वालिटी कितनी है, उसको तो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम देख लेते हैं लॉरेंस कर्व हमें कैसे ये मेजर करके बताता है। 1905 में मैक्स लॉरेंस ने डेवलप किया था लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर पीसीएस में पूछ लेता है, नाम ही पूछ लेगा कि लॉरेंस कर्व किसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री की लाइन जो है वो परफेक्ट इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है, और जितना ज्यादा टेढ़ी लाइन होगी नीचे की तरफ झुकी हुई, उतनी ही खराब इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आइए देखते हैं कैसे। तो एक्स एक्सिस पे आपका है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनता जो भी है उसका परसेंटेज है ये, ठीक है भाई। और वाई एक्सिस पे है परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम, ठीक है भाई, ये भी समझ गए। अब पहले आप ये देख लीजिए टोटल जो लाइन है भाई, 20% के पास 20% पैसा, 40% के पास 40% इनकम, 60% के पास 60% इनकम, 80% के पास 80% इनकम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यानी कि परफेक्टली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ इक्वालिटी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, 60 यहां पे इंटरसेक्ट करेगा और यहां पे 60 यहां इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो लॉरेंज कर्व में अगर एकदम डायगोनल लाइन है स्ट्रेट, तो वो क्या दिखाएगा? लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये क्वेश्चन भी पीसीएस पूछ सकता है कई बार, ठीक है, कि परफेक्ट ऐसी लाइन है अगर डायगोनल, तो वो क्या बताएगा? लाइन ऑफ इक्वालिटी, अनइक्वालिटी क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये है भाई डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का। अब ये देखिए कितना खतरनाक है।
20% के पास, 20% पॉपुलेशन के पास 2% इनकम, 40% के पास यहां पता लगा 5% इनकम, 60% के पास पता लगा 18% इनकम, 80% के पास पता लगा 39% इनकम। तो अब यहाँ पे जो है 90% जो आ गया है यहाँ पे, तो 90% अब यहाँ कितने लोग बचे हैं? 10%, आखिरी के 10% लोग आ रहे हैं, 5% लोग आ रहे हैं। अब इनके पास देखिए 80% वेल्थ है, लास्ट के 10% के पास 80% वेल्थ है। तो ये तो हो गया भाई लॉरेंस कर्व। अब आगे देखते हैं गिनी कोएफिशिएंट। तो भाई गिनी कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये डिराइव करते हैं हम लॉरेंस कर्व से। और गिनी कोएफिशिएंट क्या बताता है कि कितनी इनकम इक्वालिटी है, या हम ये कह लें कि इनइक्वालिटी कितनी है। गिनी कोएफिशिएंट की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है। 0 अगर है तो परफेक्टली इक्वल सोसाइटी है, 1 है तो परफेक्टली इनइक्वल सोसाइटी है। अब ये परफेक्टली इनइक्वल सोसाइटी का मतलब क्या है? 1 का मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ एक पर्सन के पास पूरे देश की वेल्थ है, ठीक है। और 0 का मतलब ये हुआ कि सबके पास सेम वेल्थ है, ठीक है। तो 0 जो हुआ वो परफेक्टली इक्वल सोसाइटी, और 1 हुआ परफेक्टली इनइक्वल सोसाइटी, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दोनों चीजें, तो इसीलिए 0 से 1 की रेंज में जो है कंट्रीज लाई करती हैं। और कितना कम गिनी कोएफिशिएंट है तो वो ये बताएगा उतनी ही वहां की पॉपुलेशन के बीच में इनकम की इनइक्वालिटी उतनी ही कम है, ठीक है। और इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट 0.49 तक पहुंच चुका है, और जो है जैसे ही 0.5 क्रॉस करेगा ये अलार्मिंग लेवल हो जाता है एकदम, ठीक है। अब ये जो ए वाला जो एरिया है और ये जो बी वाला जो एरिया है, इसी लॉरेंस कर्व का, इसी से हम निकालते हैं गिनी कोएफिशिएंट्स। a अपॉन a प्लस बी इज गिनी कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इतनी सी बात है, बाकी इसमें ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है आपको गिनी कोएफिशिएंट में, बस ये जान लेना है ये है क्या, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब भाई देखिए इसमें वही पुरानी बात है, वही रामायण है, बस इसमें एक नई चीज ये है कि जो नंबर है बिलियनर्स का, ठीक है, वो बढ़ गया है। पहले 9 बिलियनर हुआ करते थे सन 2000 में, और अब 101 बिलियनर है 2017 में। द नंबर ऑफ बिलियनर्स हैज इंक्रीज्ड एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 70 न्यू मिलियनियर्स एवरी डे। तो दीज डेटा यू कैन कोट इन योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, लिख सकते हैं आप इस तरह से। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का डेटा ये पूरा, ठीक है। 941 years, it would take 941 years to minimum wage worker in rural India to earn what the top paid executive at the leading Indian garment company earns in a year। कितनी मजेदार बात है ये कि भाई आप ये देखिए, जो एक गांव का लेबर है ना, उसको 941 साल लग जाएंगे उतना कमाने में, ठीक है, जितना एग्जीक्यूटिव जो है एक लीडिंग इंडियन गारमेंट कंपनी का कमाता है। तो ये सब मतलब देखो एक संवेदनशील चीजें हैं ये, ठीक है। ज़्यादा इसमें हंसने की भी बात नहीं है, लेकिन मैं तो इसी लाइट मूड में हंस दिया। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि यही सारा जो है वही फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इनको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको जो है टेलीग्राम के ग्रुप में दे। देखिए इंडिया की अपनी भी एक स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो दी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट है, इसको रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विवेक देबरॉय इसके चेयरमैन थे, जिन्होंने 18 मई 2022 को इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। तो ये याद रखिएगा कि दी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है, ठीक है, इसे भूलिएगा मत। अच्छा, इस एक चीज और है कि इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इसको रिपोर्ट को उसने पूरा तैयार किया है, पूरी होलिस्टिक एनालिसिस इसमें दी है। बस इस स्लाइड में यही एक बात थी, ठीक है। देखिए इंडिया की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसकी भी अपनी की स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, और आपके पास वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की भी स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे भाई किसको याद करें, क्या करें, कौन सी कोट करें। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ग्लोबल लेवल की जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं मोटी मोटी, वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बता दी, ठीक है। उनमें से आप कुछ फिल्टर कर लीजिए 2-3 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स ये हो गए आपके मेन बस, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका कि 10% के पास 1/3 है सारी इनकम का, नेशनल इनकम का, ठीक है, और 1% के पास 6 to 7% है टोटल इनकम का, ठीक है, नेशनल इनकम का, ठीक है। तो ये आप बस 2 फिगर याद रखिए, बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द जो ग्लोबल लेवल का जो डेटा था वो सारा का सारा आपको दे दिया है, ठीक है। तो देखिए वे फॉरवर्ड लास्ट स्लाइड है ये, और देखते हैं हम लोग इनइक्वालिटी को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसमें एक बड़े आशावादी व्यक्ति थे, कोजनेट कर्व जो है ऑफ इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो आशावादी भाई थे, इन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ती है, फिर बाद में घटती है, ठीक है। इनका कहना यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी, बट एज द इकोनॉमी डेवलप मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज द इनइक्वालिटी लेवल। पहले बढ़ाएंगी इनइक्वालिटी, बाद में घटाएंगी इनइक्वालिटी। तो अभी जो बढ़ रही है इनइक्वालिटी वो बाद में घटेगी। तो इनको कहते हैं आशावादी भैया,
ठीक है। उसके बाद भाई देखिए सब्सिडी रिवाइज करनी चाहिए, वी हैव टू रिवाइज द सब्सिडी बिकॉज ट्रेन टिकट इशू टाइप्स जो सब्सिडीज हैं दीज आर नॉट बेनिफिटिंग द पुअर, राइट। और वी हैव टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन लास्ट स्टैंडिंग, अंत्योदय वाली बात आ जाती है यहाँ पे। एंड वी हैव टू कीप चेक ऑन द रिच एंड पुअर डिवाइड एंड हाउ वी कैन कीप चेक बाई टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, जो बात मैंने यहाँ 5th पॉइंट में भी कही है। इफेक्टिव टैक्सेशन रिजीम होना चाहिए, टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए। हजारों करोड़, 70,000 करोड़ का टैक्स इवेजन हो गया, पता ही नहीं लगा। टैक्स हेवेंस बने हुए हैं, वहां पे भी जो है पैसा जमा हो रहा है, चाहे स्विस बैंक हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे ये सब हो, सिंगापुर हो, है ना। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात, ये काफी डिबेट में भी है और ज्वलंत मुद्दा भी है कि भाई जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो दी जाए ताकि थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट तो हो भाई, है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमको जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही इश्यूज को सिंप्लीफाई करके आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।